अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्प्यूटेशन को। अब एम्प्यूटेशन क्या है? एम्प्यूटेशन का बेसिकली जो मतलब है वो ये है कि बॉडी के किसी ख़राब पार्ट को उससे रिमूव कर देना, यानी वो पार्ट जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, अगर मज़ीद वो बॉडी के साथ अटैच रहा तो बॉडी को मज़ीद वो हार्म पहुँचाएगा, नुकसान देगा, तो उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो उस रिमूवल को हम एम्प्यूटेशन बोलते हैं। सो उसकी डेफिनेशन को देखें। एम्प्यूटेशन इज़ द रिमूवल ऑफ लिम्ब, part of limb or any other portion of body such as breast or rectum is called amputation। अब लिम्स ख़राब हो गई हैं, उसमें ट्यूमर आ गया है या फिर उनमें नेक्रोसिस हो गई है, ठीक है, किसी भी कारण की वजह से उस पार्ट ऑफ लिम्ब में कोई मसला है, या फिर बॉडी के अदर पार्ट्स जैसे कि ब्रेस्ट में कैंसर हो गई है या फिर रेक्टम में कैंसर वगैरह हो गई है, कुछ भी हो गया है, तो उसको हम रिमूव करते हैं बॉडी के बेनिफिट के लिए। इसको हम एम्प्यूटेशन बोलते हैं। ओके, सो इट इज़ अ सर्जिकल रिकन्स्ट्रक्टिव प्रोसीजर। ये एक सर्जिकल क्या है? रिकन्स्ट्रक्टिव प्रोसीजर है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक जो बंदा है, उसके फीमर बोन में जो है ना कैंसर है या फिर ट्यूमर वगैरह है, तो उसकी वजह से हमें इसको काटना पड़ा है, ठीक है। तो उसके दूसरे साइड में इसकी जो लेग है वो एम्प्यूटेटेड है। ओके, तो इसको ही हम सिंपली एम्प्यूटेशन बोलते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके इंडिकेशन, यानी किसके लिए हम एम्प्यूटेशन करते हैं। नंबर 1 इज़ पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ इन डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस में जो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ है उनको ट्रीट करने के लिए हम एम्प्यूटेशन करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती। प्रॉपर ब्लड सप्लाई होने ना की वजह से वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाती है, वहाँ पे सेल्स जो है वो मर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है और वो टिश्यू नेक्रोटिक बन जाता है। तो नेक्रोटिक जब बन जाता है तो उसके बाद हम उसको एम्प्यूटेट करते हैं, यानी उसकी एम्प्यूटेशन करते हैं उस पार्ट की। देन सीवियर ट्रामा हो गया है, जिसकी वजह से मज़ीद ऊपर जो है ना इन्फेक्शन वगैरह बढ़ रहा है, तो उसको भी हम एम्प्यूटेट करेंगे, उसको काट देंगे। देन कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी, कोई कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है तो उसको हम ठीक करने के लिए एम्प्यूटेशन करते हैं। उसके अलावा मेलिग्नेंट ट्यूमर हो गया है, अगर बोन में मेलिग्नेंट ट्यूमर हो गया या फिर ब्रेस्ट में ट्यूमर हो गया है, तो उसको भी हमें ठीक करने के लिए मज़ीद अगर हालत ना बढ़े तो उसके लिए हम एम्प्यूटेशन करते हैं। पूरा का पूरा ब्रेस्ट जो है हम उसको निकाल देते हैं, ताकि फ़र्दर जो कैंसर है वो बॉडी में स्प्रेड ना हो, ठीक है। तो ये बेनिफिट है ह्यूमंस के लिए। उसके बाद ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड इन्फेक्शन। ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी इन्फेक्शन इन बोन, बोन में इन्फेक्शन हो गया, उसमें इन्फ्लामेशन आ गई, उसकी वजह से हम एम्प्यूटेशन करते हैं उस पार्ट का। और टू रिलीव सिम्टम्स, जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, उनको रिलीव करने के लिए एम्प्यूटेशन करते हैं। प्लस में टू इम्प्रूव फंक्शन एंड सेव, उनके जो फर्दर फंक्शन से उनको इम्प्रूव करना और सेव और इम्प्रूव पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, पेशेंट की मज़ीद जो लाइफ है उसको इम्प्रूव करना और सेव करते हैं हम बाय द हेल्प ऑफ एम्प्यूटेशन। तो ये कुछ इंडिकेशंस थी जिसके लिए हम एम्प्यूटेशन करते हैं। देन है टाइप्स ऑफ एम्प्यूटेशन। इसमें सबसे पहले है ओपन, जिसको हम गुइलोटिन भी बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड विथ इन्फेक्शन। अब ये जो है किसके लिए यूज़ होता है? विथ इन्फेक्शन, जिनको इन्फेक्शन हो और उस पेशेंट्स में जो सर्जिकल पुअर सर्जिकल रिस्क पर हो। ओके, एंड इसमें जो वोन्ड्स हैं वो हील हो जाते हैं बाय ग्रेन्युलेशन ओवर टाइम, ठीक है। ग्रेन्युलेशन क्या है? इसमें जो टिश्यू है वो सिक्रेट करता है सेल्स, उन सेल्स को जो फर्दर वहाँ पे बिल्डअप करते हैं। जो हिस्सा कट गया है तो उसको वहाँ पे हीलिंग जो है ना वो ग्रेन्युलेशन टिश्यू करवाते हैं। तो जो वहाँ पे वोंड है वो ग्रेन्युलेशन से ठीक हो जाता है ओवर टाइम, और सेकेंडरी क्लोजर जो है वो 1 वीक लेटर होता है इसमें। देन सेकंड टाइप है इसका क्लोज्ड, जिसको हम मायोब्लास्टिक और फ्लैप भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्लोज्ड एम्प्यूटेशन में क्या होता है? इसमें जो रेजिडुअल लिम्ब है, यानी लिम्ब का हमने एम्प्यूटेशन करना है, तो उसमें उसकी स्किन से ही फ्लैप करके वहाँ से कवर करके स्टिचेस लगा देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। तो इसको ही हम सिंपली क्लोज्ड एम्प्यूटेशन या फिर मायोब्लास्टिक और फ्लैप बोलते हैं। अब इसमें क्या है? फ्लैप ऑफ स्किन इज सुचर्ड पोस्टीरियरली। इसका मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ यहाँ पे। हाँ, ये वाला डायग्राम। इस डायग्राम में आप देखें तो एम्प्यूटेशन हो गई है, एम्प्यूटेशन के बाद जो स्किन है, स्किन की फ्लैप इसके ऊपर रख कर यहाँ पर स्टिचेस लगा रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्लोज्ड एम्प्यूटेशन बोलते हैं।
ओके। बाकी ओपन में हमें कोई भी ऊपर स्किन से कवर नहीं करते, जैसे कि ब्रेस्ट हो गई। ब्रेस्ट को अगर हम पूरा का पूरा निकालेंगे तो उसके बाद हमारे पास दूसरी उसकी स्किन नहीं है, दूसरे पार्ट से हम स्किन को काट कर उसके ब्रेस्ट के ऊपर नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो वो ओपन ही रहेगा, ओपन एम्पुटेशन रहेगा। तो उसको हम ड्रेसिंग वगैरह करेंगे सही से स्टेराइल, तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम ओपन एम्पुटेशन बोलते हैं। देन यहाँ पर ये डायग्राम है एम्पुटेशन का। तो ये जो आप लेग देख रहे हैं ये नेक्रोटिक लेग है। नेक्रोटिक का मतलब है यहाँ पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से लेग को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं वो मर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम नेक्रोटिक लेग बोलते हैं। अब ये नेक्रोटिक लेग बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो हमें इसको क्या करना है, इसकी एम्पुटेशन करनी है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोकाइट्री, जो कि यूज़ किया जाता है कंप्लीट एम्पुटेशन के लिए। उसके बाद आप पोस्ट ऑपरेटिव लेग देख सकते हैं, जिसके जो कि टाइप है किसका, क्लोज्ड एम्पुटेशन का, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना स्किन को कवर करके स्टिचेस लगा दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम एम्पुटेशन करते हैं। कोई भी हार्मफुल हो या फिर ख़राब पार्ट है बॉडी का जो मज़ीद नुकसानदार है बॉडी के लिए, तो उसको हम निकाल देते हैं, ओके। देन है टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग। इसमें सबसे पहले आती है सॉफ्ट ड्रेसिंग, जिसमें जो एम्पुटेशन वाला पार्ट है उसको हम सिक्योर करते हैं विथ इलास्टिक बैंडेज। इसमें इलास्टिक बैंडेज यूज़ होती है। और दूसरी होती है क्लोज्ड रिज्ड प्लास्टर ड्रेसिंग। इसमें जो एम्पुटेशन वाली साइट है उसको सिक्योर करते हैं विथ प्लास्टर। अब इसका डायग्राम देख लें तो ऊपर वाले में इलास्टिक बैंडेज यूज़ की गई है और नीचे वाले में प्लास्टर यूज़ किया गया है, ओके। देन है लेवल ऑफ एम्पुटेशन। अब लेवल ऑफ एम्पुटेशन, कौन सी लेवल पे एम्पुटेशन करनी चाहिए उसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ एम्पुटेशन। अब जो लेवल ऑफ एम्पुटेशन है वो परफॉर्म की जाती है मोस्ट डिस्टल पॉइंट पे, जहाँ पे जल्द से जल्द सक्सेसफुली हील हो जाए वो पॉइंट, ठीक है। तो उस साइट को ढूंढने के लिए हमारे पास 2 फैक्टर्स होते हैं। अगर वो 2 फैक्टर्स सही हैं तो उसके बाद हम उस पॉइंट पे एम्पुटेशन करेंगे। वो कौन कौन से फैक्टर है, सबसे पहले जो फैक्टर है वो है सर्कुलेशन इन द पार्ट, यानी उस पार्ट में सर्कुलेशन कितनी है, अच्छी है या नहीं है। अगर सर्कुलेशन वहाँ पर गुड होगी तो वहाँ पे जो वुंड है, वहाँ पे एम्पुटेशन वाली साइट जो है वो जल्द से जल्द हील हो जाएगी। और दूसरा फैक्टर क्या है, फंक्शनल यूज़फुलनेस। उसकी फंक्शनल यूज़फुलनेस कितनी है, फॉर एग्जांपल क्या वो मीट कर पा रहा है द रिक्वायरमेंट ऑफ यूज़ ऑफ द प्रोस्थेसिस। अब प्रोस्थेसिस एक डिवाइस है जो पर्सन यूज़ करता है फॉर देयर हेल्प, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि उसकी फंक्शनल यूज़फुलनेस कितनी है। इसमें हम देखते हैं कि उन डिवाइसेस को यूज़ करने की रिक्वायरमेंट्स को ये मीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ओके। इसके बाद लेवल ऑफ एम्पुटेशन में 2 पार्ट्स आ जाते हैं। डिफरेंट इन्होंने डिवाइड किया है, अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी, ठीक है। लेवल ऑफ एम्पुटेशन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो आती है वो है फिंगर एम्पुटेशन। फिंगर एम्पुटेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ 1 और मोर फिंगर्स। देन है हैंड एम्पुटेशन। हैंड एम्पुटेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ द हैंड एट द रिस्ट साइड से हैंड को पूरा का पूरा रिमूव कर देना को हम हैंड एम्पुटेशन बोलते हैं। देन है रिस्ट डिसआर्टिकुलेशन। इसमें रिमूवल ऑफ हैंड थ्रू द रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट से रिमूवल ऑफ हैंड जो है ना उसको रिमूव कर देते हैं हैंड को, ओके। देन है ट्रांस रेडियल एम्पुटेशन। ट्रांस रेडियल एम्पुटेशन को हम बिलो एल्बो बोलते हैं, क्योंकि इसमें रिमूवल होता है फोर आर्म का बिलो द एल्बो, ओके। देन है एल्बो डिसआर्टिकुलेशन। इसमें रिमूवल होता है फोर आर्म का थ्रू दी एल्बो जॉइंट, ठीक है। एल्बो जॉइंट के साथ साथ उसको रिमूव किया जाता है। देन है ट्रांस ह्यूमरल एम्पुटेशन। इसको हम अबव एल्बो बोलते हैं। इसमें अबव जो पार्ट है आर्म का एल्बो से उसको हम रिमूव करते हैं, तो इसको हम ट्रांस ह्यूमेरल एम्पुटेशन बोलते हैं। देन है शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन। शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन में रिमूवल पूरी आर्म की पूरी शोल्डर जॉइंट जो है उससे ही उसका रिमूवल हो जाता है, इसको हम शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन बोलते हैं। देन है फोर इक्वेटर एम्पुटेशन। इसको हम इंटर स्केप्यूलोथोरेसिक एम्पुटेशन भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें रिमूवल होता है किसका, इंटायर आर्म का अलोंग विथ द पोर्शन ऑफ शोल्डर ग्रिडल। शोल्डर ग्रिडल के साथ पूरी जो इंटायर आर्म है उसको रिमूव किया जाता है, तो इसको हम फोर इक्वेटर एम्पुटेशन बोलते हैं।
ये डायग्राम है अपर एक्सट्रीमिटी की एम्पुटेशन का, जिसमें सबसे पहले वाले डायग्राम में हाथ की एम्पुटेशन हुई है, देन और दूसरे डायग्राम में ट्रांस रेडियल एम्पुटेशन हुई है, क्योंकि इसमें जो है ना जॉइंट को अभी तक इन्होंने एम्पुटेट नहीं किया, जॉइंट प्रेजेंट है। ओके, इसको हम ट्रांस रेडियल एम्पुटेशन बोलते हैं। देन उसके करीब जो डायग्राम है उसमें एल्बो डिसआर्टिकुलेशन वाली एम्पुटेशन है, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी जो जॉइंट है उसको भी इन्होंने रिमूव किया है। ठीक है, देन लास्ट में है शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन, जिसमें पूरी की पूरी जो आर्म है उसको रिमूव किया गया है। तो ये कुछ डायग्राम थे अपर एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशन के। देन है लोअर एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशन। अब लोअर एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशन में सबसे पहले आते हैं टॉय एम्पुटेशन, जिसमें रिमूवल ऑफ वन और मोर टॉयज होता है। देन पार्शियल फुट एम्पुटेशन में रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ फुट, यानी फुट के हाफ पार्ट को इन्होंने रिमूव किया होता है, इसको हम पार्शियल फुट एम्पुटेशन बोलते हैं। देन है एंकल डिसआर्टिकुलेशन, या फिर इसको हम साइम्स एम्पुटेशन भी बोलते हैं। इसमें रिमूवल होता है फुट का थ्रू एंकल जॉइंट से फुट का रिमूव होता है, तो उसको हम एंकल डिसआर्टिकुलेशन या फिर साइम्स एम्पुटेशन बोलते हैं। देन है ट्रांजिशन एम्पुटेशन, इसको हम बिलो नी भी बोलते हैं, क्योंकि बिलो नी से जो पार्ट है उसको हम रिमूव करते हैं, तो रिमूवल ऑफ लेग बिलो दी नी। देन है नी डिसआर्टिकुलेशन, इसमें रिमूवल ऑफ लेग होता है थ्रू दी नी जॉइंट। ठीक है, जो जॉइंट है पूरी की पूरी, डिसआर्टिकुलेशन का मतलब है जो आर्टिकुलेटिंग पॉइंट है उसको भी रिमूव किया जाए। ओके, तो इसको हम डिसआर्टिकुलेशन बोलते हैं। तो जो नीचे वाली टांग का जो हिस्सा है उसको जॉइंट के साथ साथ ही रिमूव किया गया है, इसीलिए इसको हम नी डिसआर्टिकुलेशन बोलते हैं। देन है ट्रांसफीमोरल एम्पुटेशन, यानी अबव द नी के अबव जो है ना रिमूव हो जाए लेग का पार्ट, उसको हम ट्रांसफीमोरल एम्पुटेशन बोलते हैं, रिमूवल ऑफ द लेग अबव द नी। देन है हिप डिसआर्टिकुलेशन, यानी रिमूवल ऑफ द एंटायर लेग, पूरी की पूरी लेग जो है उसका रिमूव हो जाना थ्रू द हिप जॉइंट, जो हिप जॉइंट है उसके साथ। ओके, देन है हेमी पेल्वेक्टोमी, इसमें रिमूवल ऑफ लेग होता है अलोंग विथ द पार्ट ऑफ पेल्विस। लेग जो है वो पूरी की पूरी रिमूव हो जाएगी, लेकिन कुछ पार्ट पेल्विस का भी होगा, इसको हम हेमी पेल्वेक्टोमी बोलते हैं। देन ये डायग्राम है लोअर एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशन के, जिसमें सबसे पहले फुट का रिमूवल हुआ है, उसके बाद नी के बिलो एम्पुटेशन हुई है विदाउट जॉइंट, और देन जो उसके थर्ड वाला डायग्राम है उसमें जॉइंट के साथ साथ बिलो द नी एम्पुटेशन हुई है, और लास्ट में पूरी इंटायर जो लेग है उसकी एम्पुटेशन की गई है। तो यहाँ तक थी ये लेवल्स ऑफ एम्पुटेशन, और किस तरह से कौन कौन सी साइड से एम्पुटेशन होती है। मोस्टली जो एम्पुटेशन होती है ना वो लिम्स में होती है, अपर लिम्स और लोअर लिम्स। उसके अलावा जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ब्रेस्ट और रेक्टम। ठीक है, उसके बाद है इसकी प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट, यानी ऑपरेशन से पहले क्या मैनेजमेंट करनी चाहिए एक नर्स को पेशेंट की। ओके, तो सबसे पहले हमने उसकी एंजाइटी को रिलीव करना है, क्योंकि उनके बॉडी का पार्ट हम कट करने जा रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, परेशानी होगी। तो एज अ नर्स आप उस पेशेंट की एंजाइटी को रिलीव करेंगे, कम करेंगे। ओके, देन आप उनके पेन को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप उसकी मोबिलिटी को इंक्रीज़ करवाएंगे। देन टू मेंटेन गुड न्यूट्रिशन, आपने उसकी न्यूट्रिशन को भी मेंटेन रखना है। ओके, क्योंकि आफ्टर ऑल उसकी ऑपरेशन होने जा रही है, तो उसकी न्यूट्रिशन गुड होनी चाहिए, ताकि जो उसकी हीलिंग प्रोसेस है वो जल्द से जल्द हो जाए। ओके, देन प्रोवाइड प्री ऑपरेटिव टीचिंग, जो प्री ऑपरेटिव टीचिंग से रिलेटेड तो उसकी एम्पुटेशन या कुछ भी उसकी ऑपरेशन हो रही है, तो उससे रिलेटेड आपने उसको टीचिंग देनी है, उसको समझाना है उसके बारे में। देन टू गिव जनरल प्री ऑपरेटिव केयर, जनरल जो प्री ऑपरेटिव केयर है वो भी आपने उसको प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपने एवेल्युएट करना है कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी एंड रीनल सिस्टम, क्योंकि ऑपरेशन से पहले इन सब की एवेल्युएशन मस्ट होती है। तो आपने कैसे भी करके कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी और रीनल सिस्टम की एवेल्युएशन करनी है। ओके, तो ये आप वुमेन देख सकती हैं जो कि कितनी खुश है। आफ्टर ऑल खुश उसको होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये एक स्माइल के साथ खड़ी है, और इसका जो फुट है उसकी एम्पुटेशन की गई है। ठीक है, किस तरह से इसने अपने फुट के ऊपर बाय बाय लिखा है। तो ये जो कंडीशन है ये बहुत सीरियस कंडीशन है। ठीक है, ख़तरनाक कंडीशन है, अल्लाह करे किसी के ऊपर ना आए।
देन है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, यानी ऑपरेशन के बाद एज अ नर्स आपने क्या मैनेजमेंट करनी है पेशेंट के लिए। तो सबसे पहले आप जो कॉम्प्लिकेशंस मॉनिटर्ड हैं उनको आप मॉनिटर करेंगे, जैसे कि हेमरेज हो गए, इन्फेक्शन हो गया एंड नॉन हीलिंग वुंड। ठीक है, सबसे पहले आपने हेमरेज को चेक करना है, उसको मॉनिटर करना है कि ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही और उस साइट में इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, और उसके अलावा जो वुंड है वो हीलिंग में डिले तो नहीं कर रहा। तो ये सब कुछ आप मॉनिटर करेंगे, क्योंकि ये सारी क्या है, ये कॉम्प्लिकेशन से किसकी, एम्पूटेशन की, और वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। देन एक्सेप्टेंस ऑफ बॉडी इमेज चेंज शुड बी प्रोमोटेड। ठीक है, तो उनकी जो बॉडी इमेज है एम्पूटेशन के बाद वो अब डिस्टर्ब हो गई है, लेकिन हमने उसको ये सपोर्ट देना है कि आप अभी भी अच्छे लग रहे हैं। ठीक है ना, इस तरह से उस जो पेशेंट है उसको आपने अपनी बॉडी इमेज को एक्सेप्ट करने के लिए प्रोमोट करना है एज अ नर्स। ओके, देन टू मॉनिटर फ्लूइड बैलेंस, ऑपरेशन के बाद फ्लूइड बैलेंस का मॉनिटर करना लाजमी होता है, तो उसको भी मॉनिटर करेंगे। देन मेंटेनिंग एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, अब हमें पता है कि वुंड की हील करने के लिए सर्कुलेशन अच्छी होनी चाहिए, तो हमने उसकी टिश्यू परफ्यूजन जो है उसको मेंटेन रखना है। ठीक है, बार बार देखना है कि कहीं वहाँ पर साइनोसिस तो नहीं हो गई, जिसकी वजह से साइनोसिस से हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो गई है। तो इस तरह से आप उसको चेक करके उसकी एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन को मेंटेन करेंगे। देन गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ठीक है, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे एज अ नर्स आप पेशेंट को, और उसके अलावा उसका जो पेन है उसको कंट्रोल करेंगे। उसके अलावा उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करवाएंगे उससे, और जनरल जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है उसके बारे में टीचिंग्स देंगे उस पेशेंट को। देन है कॉम्प्लिकेशंस, एम्पूटेशन की जो कॉम्प्लिकेशंस है वो क्या क्या हो सकती हैं अगर आप उसको सही से केयर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसमें हेमोरेज हो सकती है, यानी ज़्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग हो सकती है उस एरिया पे। उसके अलावा इन्फेक्शन हो सकता है अगर आपने सही से उसकी ड्रेसिंग नहीं की। ठीक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो स्टेराइल नहीं है, तो उसकी वजह से ये रिस्क होता है कि उसको इन्फेक्शन ना लग जाए। उसके अलावा स्किन ब्रेकडाउन हो सकती है उस एरिया में बिकॉज ऑफ द लो ऑफ टिश्यू परफ्यूजन। ठीक है, सर्कुलेशन वगैरह सही से नहीं हो रही, तो उसकी वजह से स्किन ब्रेकडाउन हो सकती है। ओके, उसके अलावा फैंटम लिम्ब पेन, ये एक सेंसिबल पेन है जो कि आर्म और लेग में होता है, उसको भी ये कॉम्प्लिकेशन है किसका, एम्पूटेशन का। ओके, एंड देन जॉइंट कंट्रैक्चर, ठीक है, ये भी कॉम्प्लिकेशन है किसका, एम्पूटेशन का। सो एज अ नर्स आपको एम्पूटेशन के कॉम्प्लिकेशंस का पता होना लाजमी है, क्योंकि इसके हिसाब से ही आप उस अपने पेशेंट को जो है ना केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। लास्ट में हम इसके एक डायग्नोस को देखेंगे, फिर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। अब यहाँ पर एम्पूटेशन का जो सबसे बड़ा मसला होता है वो ये होता है कि डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज रिलेटेड टू एम्पूटेशन। अब उसकी बॉडी इमेज तो डिस्टर्ब हो गई है, किसकी वजह से हुई है, एम्पूटेशन की वजह से हुई है। तो एज अ नर्स आपका क्या रोल है उस पेशेंट को ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले आप नर्सिंग इंटरवेंशन में उससे एक ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाएंगे, किसके साथ, पेशेंट के साथ, ताकि आप उससे अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें और आप उसको सपोर्ट प्रोवाइड करें, जैसे कि वो पेशेंट आपके ऊपर ट्रस्ट करे। उसके अलावा अपनी जो डिस्टर्ब बॉडी इमेज है उसको क्या करें, एक्सेप्ट करें। आप उसको एक मिसाल देंगे कि फ़लाँ जो पेशेंट था उसकी भी एम्पूटेशन हुई थी, लेकिन वो जो है ना उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो कोप कर गया, उसका जो वुंड जो है वो हील गया, अब तक जो है ना वो सही से जी रहा है। तो इस तरह से आप उसको एग्जांपल्स देकर उसको ये एक्सेप्ट करवाएंगे कि आपकी जो बॉडी इमेज है वो सही है। ठीक है, सो द नर्स इनकरेज द पेशेंट टू लुक एट, फील एंड देन केयर फॉर रेजिडियल लिम्ब एंड प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू पेशेंट। तो इस तरह से जो नर्स है वो पेशेंट को सपोर्ट करेगी, इनकरेज करेगी और उसकी साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है ना वो प्रोवाइड करेंगी। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।